क्या आप सभी लोग तैयार हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने के लिए? मैं बात करने वाला हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत शानदार टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन का मतलब होता है कोई भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल, जो अपन फूड खाते हैं बेसिकली वो फूड कॉम्प्लेक्स होता है। उसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है उस कॉम्प्लेक्स मटेरियल को टुकड़ों में तोड़कर एब्जॉर्प्शन लाइक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं डाइजेशन। भाई बहुत भारी भारी मटेरियल है, उसको जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, उनको कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज के अंदर, अमीनो एसिड्स के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर, और फिर उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी और एब्जॉर्ब करने के बाद में हमें ताकत देती है, हमें एनर्जी देती है। उसी को अपन बोलते हैं डाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजेशन। डाइजेशन इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। इसमें फिजिकल मेथड भी यूज होता है, केमिकल मेथड भी यूज होता है, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस। एलिमेंट्री कैनाल की बात करता हूं। एलिमेंट्री कैनाल कहां से कहां जाएगी? माउथ से शुरू होती है और लास्ट में एनस तक जाती है। कहां तक जाती है दोस्त? एनस तक। तो देखना माउथ टू एनस जाएगी। एलिमेंट्री कैनाल में सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो माउथ है। माउथ को मैं बोल सकता हूं बक्कल कैविटी। माउथ को और क्या बोल सकता हूं दोस्त? बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी के अंदर टीथ होते हैं। क्या होता है दोस्त? दांत होते हैं, टीथ होते हैं। बहुत सारे होते हैं। वैसे बचपन में जो दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, उनको दूध के दांत बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे जब बड़े हो जाते हैं, हम 12-13 साल के, तो वापस से रिपेयरिंग करके नए दांत आते हैं। जब बचपन के दांत टूट जाते हैं वापस उसके बाद नए दांत आते हैं। तो इसलिए अपन दांत 2 बार आते हैं हमारे लाइफ के अंदर, तो बोलते हैं डाइफायोडोंट। दांत हमारे क्या काम के सर? दांत जो है बेसिकली किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, जैसे आप जो फूड खाते हैं फूड को कटिंग का काम करना पड़ेगा, तो कटिंग के लिए और चेविंग के लिए, काटने के लिए और चबाने के लिए दांत के रिक्वायरमेंट जरूरी है। दांत होना जरूरी है। दांत नहीं होगा तो वो काटना और चबाना नहीं हो पाएगा। तो दांत होते हैं उनके अंदर। फिर होती है टंग, एक जीव होती है, मस्कुलर टंग होती है, मसल की बनी होती है, मस्कुलर टंग होती है। इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होती है दोस्त। क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स। जो आप कुछ भी चटपटा, नमकीन, मीठा, कड़वा जैसा भी आप खाते हो, वो सारा जो टेस्ट सेंस होता है, वो सेंस यहाँ पर जीभ के ऊपर टेस्ट की बर्ड्स होती है, वहां से में आइडेंटिफाई होता है टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट बर्ड्स कहाँ होती है? टंग पे होती है। ठीक है, अब देखिए ये सारी बात हो गई। माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है। माउथ के अंदर नोटिस किया, सलाइवा आता रहता है, वो सलाइवरी ग्लैंड से आता है। किससे आता है? सलाइवरी ग्लैंड्स। तो माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स भी होती है। सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा एक लिक्विड वाट बोल सकता हूं, इसके अंदर एंजाइम होता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवा में 2 एंजाइम होते हैं, टाइलिन एंजाइम एंड सलाइवरी एमाइलेज। 2 एंजाइम होते हैं दोस्त, टाइलिन एंजाइम और सलाइवरी एमाइलेज। ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? ये दोनों एंजाइम बक्कल कैविटी में ही फूड का डाइजेशन शुरू कर देते हैं। करते हैं स्टार्च का डाइजेशन करते हैं। अराउंड 30% डाइजेशन स्टार्च का बक्कल कैविटी में हो जाता है। करता कौन? ये दोनों एंजाइम है, टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। उसके बाद देखिए फूड विच गोज इनटू द इसोफेगस इज नोन एज बोलस। अब देखना, जो आपने खाना चबा लिया है, खाने को आपने चबा लिया बेटर तरीके से, उसके अंदर सलाइवा पूरा मिक्स हो चुका है, उसके बाद में जो एक चिपा सा स्टिकी सब्सटेंस जो बनता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। जो इसोफेगस में जैसे निगलने वाला है उसको, वो इसोफेगस में जाएगा। इस यहाँ की जो ट्रैक होता है इसको बोलते हैं इसोफेगस। अब देखना, मैं बात करता हूँ इसोफेगस की। तो इसोफेगस एक ट्यूब है जो बक्कल कैविटी को स्टोमक से जोड़ने का काम करती है। इसके अंदर पेरिस्टालसिस मोशन होता है स्टोमक में, यानी बक्कल कैविटी, इसोफेगस, देन स्टोमक। अब मैं बात करता हूँ स्टोमक की। तो देखिए स्टोमक, इट इज जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। जे शेप का होता है। कैसा होता है? जे शेप का होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर दोस्त। क्या होता है? बेसिकली स्टोमक होता है। नॉर्मल तो स्टोमक क्या होता है? अपने पिचकावा सा रहता है, कोलैप्स रहता है, पिचका रहता है। लेकिन जैसे ही कोई फूड वगैरह जाएगा तो सेंसेशन की वजह से जो है, या फिर न्यूरल रिफ्लेक्स की वजह से वो जो फूल जाएगा। उसके अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन करती है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसकी पीएच होती है 1.2 टू 1.8। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl की पीएच होती है 1.2 टू 1.8, 1.2 टू 1.8। सर ये HCl क्यों रिक्वायर्ड हमारी बॉडी में? HCl हमारे फूड के डाइजेशन के लिए, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है। फूड के डाइजेशन के लिए, और बेसिकली उसमें प्रोटीन के डाइजेशन के लिए पेप्सिन जरूरी है। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो निकालते हैं HCl, फिर उसमें म्यूकस निकालती है। क्या निकालते हैं? म्यूकस। अब देखना, HCl जो होता है वो एक इनएक्टिव एंजाइम होता है, पेप्सिनोजन। हमारी बॉडी के अंदर एक इनएक्टिव एंजाइम होता है पेप्सिनोजन। उस पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। उस पेप्सिनोजन को HCl क्या करता है? पेप्सिन। और पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम।
याद रखना दोस्त, पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। म्यूकस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका ये रहेगा, स्टोमक की पूरी लेयर पे चिपका हुआ रहेगा, अंदर एक थिक लेयर होगी स्टोमक के ऊपर। तो थिक लेयर से क्या होगा दोस्त, ये जो है HCl जो स्टोमक के अंदर है, ये स्टोमक की वॉल से कनेक्ट नहीं होगा। ये जो HCl जो स्टोमक के अंदर है, ये स्टोमक की वॉल से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो जलन, इचिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसके अंदर जलन नहीं होता, बेसिकली उसको हार्मफुल नहीं होगा, वो हमें जलाता नहीं है, क्योंकि एसिड तो बहुत भयंकर है ना, 1.2 टू 1.8 काफी भयानक है। उसके बाद है ना, फूड एंटर्स इनटू इंटेस्टाइन। आपने स्टोमक में सारा फूड को जितना डाइजेशन उसका होना था आपने सारा कर दिया। अब फूड कहां जाएगा, इंटेस्टाइन के अंदर। इंटेस्टाइन के दो पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो, कंप्लीट डाइजेशन के लिए, फूड के कंप्लीट डाइजेशन के लिए दो सिक्रेशंस जरूरी है, दो जूस जरूरी है, दो सिक्रेशंस जरूरी है। एक तो लीवर का सिक्रेशन, लीवर जूस, और एक लीवर का सिक्रेशन होना जरूरी है, और एक पेनक्रियाज का सिक्रेशन होना जरूरी है। जैसे ये दोनों सिक्रेशन आएंगे, ये सिक्रेशन बेसिकली उस फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्टोमक में पूरे फूड को एसिडिक मीडियम दिया था। अब इंटेस्टाइन के अंदर पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस दोनों मिलकर फूड को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करवाते हैं। बाइल जूस जो होता है वो लीवर सिक्रेट करता है, लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ध्यान रखना। बाइल जूस सिक्रेट और सिंथेसिस करता है लीवर, लेकिन स्टोरेज का काम करता है गॉल ब्लैडर। दोस्त ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर सिर्फ स्टोरेज करता है, सिक्रेशन लीवर करता है। बाइल जूस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब बाइल जूस का हो गया। बाइल जूस जो तो बेसिकली फेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। बाइल जूस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है दोस्त, फेट के डाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और पेनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, वो एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो कुल मिलाकर देखो, फेट का डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन का डाइजेशन था, और कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन होता है। देखना, जैसे ही फेट का डाइजेशन होगा, तो बनेगा फैटी एसिड। क्या बनेगा दोस्त, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो बनेगा अमीनो एसिड्स। क्या बनेगा दोस्त, अमीनो एसिड्स। और अगर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। क्या बनेगा दोस्त, ग्लूकोज। बेसिकली डाइजेशन से ये सारी चीजें वहां पे बनती है। तो देखो, प्रोटीन का डाइजेशन हो जाएगा, फैट का डाइजेशन भी हो जाएगा। तो देखना, माइक्रोविलाई एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टिव फूड। अब देखना, जैसे ही डाइजेशन हो गया बॉडी के अंदर, जैसे ही बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन हो गया है, अब उस डाइजेस्टिव फूड, जो फूड डाइजेशन जिसका हो चुका है, उस डाइजेस्टिव फूड का अब एक छोटे छोटे विलाई लाइक स्ट्रक्चर होती है इंटेस्टाइन में, छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, बिल्कुल छोटी होती है, माइक्रोविलाई, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक होती है इसलिए उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, उसको बोलते हैं माइक्रोविलाई। और वो माइक्रोविलाई इसलिए होती है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, और सरफेस एरिया बढ़ेगा तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन फूड का हो सके। तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा कहां पर, माइक्रोविलाई के अंदर। माइक्रोविलाई कहां होता है, इंटेस्टाइन के अंदर। तो देखिए भाई, इंटेस्टाइन, उसके बाद में जो भी फूड बच जाता है, जिसका डाइजेशन नहीं होता है, वो जो डाइजेस्टिव हो ना, जिसका डाइजेशन नहीं होता है, बिना डाइजेशन के वो रह जाता है, अब जो है कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। जिसका डाइजेशन नहीं, वो फूड कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में बेसिकली वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इसके बाद जो भी पार्ट बचता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन कर लिया, कुछ ड्रग्स वगैरह जो भी एसेंशियल मटेरियल थे सभी का एब्जॉर्प्शन कर लिया। अब जो लास्ट का पार्ट बचता है उसी को बेसिकली अपन बोलते हैं रिमेनिंग मटेरियल। वो कहां जाएगा, रेक्टम में जाएगा, और रेक्टम से फिर एनएस के थ्रू उसको न्यूरल रिफ्लेक्स से एक्सट्रैक्ट कर दिया जाएगा, बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, तो रेक्टम में जो वेस्ट मटेरियल है वो रेक्टम के अंदर कुछ टाइम के लिए स्टोर रहता है, ठीक है। उसके बाद उसको न्यूरल रिफ्लेक्स के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपने एक वीडियो देख लिया और पूरा दिमाग में उतार लिया इस चीज को, 100% 4 मार्क्स आपके कंफर्म है। ये तो सवाल ह्यूमन डाइजेस्टिव पे आना ही आना है, फिक्स है, वो भी आएगा 4 मार्क्स का। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत,